नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का। और आज इस कार्यक्रम का विषय है संभल में मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट, जिसे ओपन नहीं किया जा सका। उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर मचे विवाद के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद के खिलाफ चल रहे मुकदमे में ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया है। आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा है कि जब तक आगे की कार्रवाई न करें, जब तक कि मस्जिद समिति द्वारा सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट में सूचीबद्ध न हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कहते हुए कहा है कि शांति और सौहार्द बनाए रखे जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने संभल मस्जिद मामले पर ट्रायल कोर्ट को आदेश देते हुए कहा कि वह तब तक कोई कार्यवाही नहीं करेगा जब तक कि मस्जिद समिति की ओर से सर्वे के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट में सूचीबद्ध न हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को एक सीलबंद कवर में रखा जाए और इस बीच उसे न खोला जाए। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशासन से कहा है कि शांति और सौहार्द बनाए रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि यह आदेश विवाद के शांतिपूर्ण समाधान और संवेदनशील मुद्दे पर किसी भी तनाव से बचने की दृष्टि से दिया गया है। कोर्ट की इस बातों से लगता है कि अभी भी संभल में तनावपूर्ण शांति है और शांति बनी रहनी चाहिए। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि संभल में अशांति फैलाने वालों के मन में प्रशासन का डर क्यों नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। संभल की जामा मस्जिद मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश दिया है कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट खुलेगी नहीं। कोर्ट ने चंदौसी की ट्रायल कोर्ट से कहा है कि 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन न लें, शांति जरूरी है। कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह ने बताया है कि हिंसा के चलते आज सुप्रीम कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई। रिपोर्ट पेश करने की तारीख आज ही थी। अब रिपोर्ट पेश न होने के चलते और समय की मांग की गई है। अब माना जा रहा है कि यह सर्वे रिपोर्ट 8 जनवरी 2025 के बाद पेश हो सकती है। इसके चलते सुनवाई भी अगले साल की 8 जनवरी को होगी। कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर 22 नवंबर को जामा मस्जिद का सर्वे किया गया था। इसके बाद 24 नवंबर को सर्वे किया गया। इस दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और जनहानि भी हुई, जिसकी वजह से सर्वे रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी। जिसके बाद कोर्ट से रिपोर्ट तैयार करने के लिए अगली तारीख देने की गुजारिश की गई है। कोर्ट ने अब इस मामले में 8 जनवरी की तारीख लगाई है। सुनिए रमेश सिंह, कोर्ट कमिश्नर संभल, क्या कह रहे हैं। सर्वे में पहले किया। सेकेंड सर्वे हमारा जैसा कि 24 तारीख हुआ था, वहाँ काफी हिंसा हुई थी, जन सामान्य असमान हो गया, इसलिए सुचारू रूप से समान नहीं होने के कारण आगे कुछ समय की। वहीं सरकारी एवं मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने सर्वे पर क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। तो जो है एडवोकेट कमीशन बताएंगे, है ना, लेकिन जो एप्लीकेशन दी है उसमें उन्होंने ये साफ लिखा है कि हमें आगे और सर्वे नहीं करना। तो क्या लगता है अगली तारीख पर सर्वे रिपोर्ट पेश हो पाएगी? अब तो 8 जनवरी है, काफी टाइम है। वैसे तो जो है एडवोकेट कमीशन इस बात का जवाब दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जब समय मांगा है और कहा है तो देंगे वो रिपोर्ट। अदालत का आदेश है। नहीं तैयार होती तो वो दाखिल कर देते, उन्होंने टाइम लिया है, न्यायालय द्वारा टाइम दिया है। अच्छा, पूर्वी ओर का और उत्तरी ओर का सर्वे नहीं हो पाया था? नहीं ऐसा नहीं है, कंप्लीट हो, सर्वे कंप्लीट हो गया। अच्छा, किसी भी तरह की क्या परेशानी आई थी सर्वे के समय? देखिए सारे फोटो और जितने
यूट्यूब पे चल रहे हैं, वो आप सब लोगों को पता है जो परेशानी आई थी, तभी तो पुलिस दोनों तरफ से पक्षकार सभी पेश हुए थे और इसमें वकील कमीशन साहब उन्होंने मौका मुआवजा किया था, वही पहुंचे थे। उन्होंने टाइम कहा कि मैं रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाया हूँ कोर्ट से, तो उन्होंने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया और ये कोर्ट में कुछ कहना चाह रहे थे कि मैं शायद मैं दोबारा कमीशन में जाऊँ, तो कोर्ट ने सही तौर पे मना कर दिया गया और उनसे लिखवानी भी लिया गया कि अब आपको मौका दोबारा से मौके पर जाने का नहीं मिलेगा। जो मौका मुआयना आप कर चुके हैं उसी पे आपको रिपोर्ट सर्वे को लेकर क्या कहा, कमीशन पूरा हो चुका है, लिखवा दिया गया, अब और 10 दिन का उनको टाइम दे दिया गया है इस दाखिल करने। मस्जिद के कब्जा में उपस्थित हो गए, हमने उसमें नकलें मांग ली, अदालत ने नकलें देने का आदेश कर दिया और 8 जनवरी तारीख मुकर्रर कर दी है। इतना सा काम हुआ। क्या सर्वे किया जाएगा? नहीं, सर्वे कंप्लीट हो गया उनका। नहीं, कंप्लीट हो गया, फिर सर्वे नहीं होगा, हमसे आपत्ति सुनी जाएगी हमारी। तो अभी आपने देखा कि इसमें जामा मस्जिद के पक्षकार क्या कह रहे थे, कोर्ट कमिश्नर ने क्या कुछ कहा। 8 जनवरी 2025 को अब पुनः इस पर सुनवाई होगी और देखा जाए कि आगे क्या होता है। हालांकि संभल में शांति की बात हो रही है, सौहार्द की बात हो रही है, क्यों नहीं बन पा रहा है शांति, क्यों नहीं? आखिर कौन लोग हैं जो अब भी इतना कुराफात होने के बाद भी, जनहानि होने के बाद भी अशांति फैलाने में हैं और प्रशासन को लगता है कि भी अशांति फैल जाएगी। यानी कि तनावपूर्ण शांति है संभल में, और इस तनावपूर्ण शांति के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या उन्हें अभी भी प्रशासन से डर नहीं है, कानून से डर नहीं है? आखिर क्यों? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। दिनेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता सपा, प्रियंका शुक्ला जी, राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे दिनेश प्रताप सिंह जी से, प्रवक्ता बीजेपी। संभल में जो हुआ वास्तव में नहीं होना चाहिए और पूरे भारत में नहीं होना चाहिए इस तरह की बातें, लेकिन हुआ। अभी भी तनावपूर्ण शांति है। क्या लगता है आपको कि यह शांति बरकरार रखने में प्रशासन को क्यों कठिनाइयां हो रही हैं? कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो उकसा रहे हैं या फिर प्रशासन उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा है? क्यों ऐसा लगता है कि ये जो तनावपूर्ण शांति है ये पूरी तरह से शांति में नहीं बदल पा रही? इसके पीछे का क्या कारण है? क्या कुछ समझ में आ रहा है सरकार के या प्रशासन के? जी जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है जी। जैसे आपने कहा कि जो संभल में जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था और देश के किसी भी हिस्से में या कोने में नहीं हुआ, ये बार बार हो क्यों रहा है? जब ऐसे असामाजिक तत्वों के पीछे पार्टियां खड़ी हो जाती हैं, राजनीतिक खड़ी हो जाती और राजनीतिक दल इनको संरक्षण देने का काम करते हैं, तो इस तरह की घटनाएं होती हैं और उनके मंसूबे कामयाब भी होते हैं और वो आगे प्रोत्साहित भी होते हैं ऐसे काम करने के लिए। उस दिन की घटना भी आप अगर देवेंद्र जी देखेंगे, उस दिन की घटना में भी वहां के पुत्र के यही कहा गया कि आगे बढ़ाओ, इनको जानो मत दो, इनको जला दो, आपके सांसद आपके साथ। जब चलिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, लेकिन आपका मंतव्य हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे और हम भी समझ गए हैं। आएंगे आपके पास रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता सपा, हम आपके पास आना चाहते हैं। दिनेश सिंह जी की आवाज हम तक सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो बातें उन्होंने कही है और जितना समझ में आया है उससे यह है कि उपद्रवी तत्व, भीड़ को उकसाने वाले कुछ लोग हैं जो ये कह रहे थे उस समय कि जला दो, मार दो, और उन्हीं से डर है। इन्होंने इशारा किया है लेकिन आवाज नहीं आ पा रही है। इन्होंने ये खुलासा भी करते, आप समझ सकते हैं किधर इशारा है। जी क्या कहेंगे आप?
देवेंद्र जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा सच कहा है। उन्होंने कहा कि घटनाओं के पीछे राजनीतिक दल खड़े होते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने किया। पूरे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी कदम कदम पे ऐसा कर रही है, अलग अलग जिहाद का नाम लेके। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कर रही है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन करके देश के 10 स्थानों पे इस प्रकार का उपद्रव कराने का प्रयास किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। आज फिर एक बार फिर हम शुक्रगुजार हैं उच्चतम न्यायालय के कि उच्चतम न्यायालय ने धारा 136 के तहत जो आवेदन गया था उसको स्वीकार कर लिया, जबकि उनके विवेकाधीन पे था, स्वीकार नहीं भी कर सकते थे। स्वीकार किया और पूरे देश को एक बड़े हिंसा के उपद्रव से बचाने का प्रयास किया है। तो ऐसा लगता है कि जो कार्यपालिका और विधायिका देश को उत्तरी कोरिया बना देनी चाहती है, उसको लोकतंत्र में बार बार परिवर्तित करने का काम माननीय उच्चतम न्यायालय करता है। तो इसलिए हमारे वहां जो भी लोकतंत्र बचा हुआ है उसका पूरी के पूरा जो है भार जो है, या ऐसा कह ले कि श्रेय पूरा का पूरा माननीय उच्चतम न्यायालय को जाता है। तो इस प्रकार के अब एक और उच्चतम न्यायालय का कल आदेश आया है कि यूपी की पुलिस सत्ता का आनंद ले रही है, उसे संवेदनशील बनने की जरूरत है। पुलिस खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। तो यह बताता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का चरित्र क्या है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय के एक ऑब्जर्वेशन में है आदेश देते समय। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस सच में सत्ता का आनंद ले रही है, सत्ता के इशारों पे नाच के उपद्रव फंसा रही है, हिंसा कर रही है। बहराइच में हुआ, संभल में हुआ और अन्य स्थानों पे भी इन लोगों ने टारगेट कर रखा है। तो मुझे लगता है कि हम स्वागत करते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय का। अब जो कुछ भी होगा डिसीजन हाई कोर्ट में, जैसा कि डायरेक्शन दिया गया है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, हाई कोर्ट में होगा। हम आपके माध्यम से फिर एक बार मांग करते हैं, पिछले डिबेट में मैंने बोला था कि जो कुछ भी आदेश दिया गया है या जो कानून पारित हुआ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में, उसमें जो एक एडिशनल ऑब्जर्वेशन पूर्व सीजीआई ने प्रस्तुत किया था चंद्रचूड़ जी ने कि नहीं हम जाके उसका नेचर तो नहीं बदलेंगे, कि क्या नेचर है ये कर सकते हैं, इसमें रोक लगाई जानी चाहिए, नहीं तो ये उपद्रवी तंत्र पूरे भारत को हिंसा में झोंक देंगे। खाली रोज एक याचिका देंगे, उस याचिका पे आदेश भी लेके आएंगे कानूनी दबाव डाल के, और इस प्रकार के उपद्रव पूरे देश में होते रहेंगे। और हमारा देश पहले से ही वॉच लिस्ट में है विश्व के, और खराब होगा। जो हमारी डेमोक्रेसी का रेटिंग है पूरे विश्व में, वो भी निचले दर्जे पर है। तो इससे बचने के लिए स्वागत है एक बार पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय का, और आशा है कि जो ऑब्जर्वेशन सीजीआई चंद्रचूड़ ने किया था उसको भी खारिज करेगा माननीय उच्चतम न्यायालय। जी, प्रियंका शुक्ला जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका शुक्ला जी, जैसा कि अभी आपने दोनों मेहमानों को सुना कि लोकतंत्र बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका इस समय न्यायालय की है, वो हमेशा रहेगी। संविधान की रक्षक है न्यायपालिका। और दूसरी बात ये कि अभी आरोप लगे हैं दिनेश प्रताप सिंह जी के तरफ से कि शांति संबल में क्यों नहीं हो पा रही है, इसके कारण वही लोग हैं जो उस समय ये चिल्ला कर कह रहे थे। राजनीतिक पार्टियों की तरफ भी इशारा है, जैसा कि रविंद्र सिंह जी ने सीधे सीधे कहा कि इनका इशारा राजनीतिक पार्टियों की तरफ है। क्या लगता है आपको कि इस तरह के माहौल अभी संभल में हैं या सिर्फ डर है? जी, ये संभल शुरू से ही एक आवाज आ रही है मेरी? जी जी। संभल एक ऐसा संवेदनशील क्षेत्र है, बल्कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मैं तो कहूंगी बरेली, बदायूं, संभल, ये पूरी बेल्ट में जब भी देखती हूँ दंगे मेरठ से आरंभ होते हैं और ये पूरी बेल्ट से फैलते फैलते पूरे भारत में ये फैल जाते हैं। ये संवेदनशील क्षेत्र तो है ही, साथ ही साथ ये यहाँ की जो राजनीतिक समीकरण है उनकी वजह से कहीं भी सौहार्द बन ही नहीं पाता। ये जो अभी बात कही है देवेंद्र जी ने भी, रविंद्र जी ने इसका काउंटर करते हुए अपनी बात को रखा, लेकिन ये राजनीति का ही एक घिनौना चेहरा जो आम जनता को झेलना पड़ रहा है, ये बिल्कुल सत्य है।
और इसमें मैं बिल्कुल इसको नहीं नकारूंगी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के और जो भी न्यायालय के आदेश हैं उनको देखते हुए कानून व्यवस्था की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए और प्रशासन, सरकार और न्यायालय तीनों का आदर करते हुए आम जनता से मैं यही आपके चैनल के माध्यम से और आकाकाइयों से यही अपील करूंगी कि देखिए, आम जनता को मत पीसिए इसमें। लोगों का घर से निकलना बंद, दहशत, मानसिक संवेदनाएं क्या स्थिति में आ रही है, एक अलग तरीके का माहौल पूरे यही से स्टार्ट होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में कब फैल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीजों को यही ठहरा दीजिए और प्रशासन और साथ में सरकार और न्यायालय का, जैसे उन्होंने कहा रविंद्र जी ने, कि स्वागत करिए उनकी चीजों का और बिल्कुल ठहराव करके अपना जो है एक नॉर्मल स्थिति में आने का प्रयास करिए। जी बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में आने का प्रयास होना चाहिए और प्रशासन का भी यही रुख है। दिनेश प्रताप सिंह जी, आप कुछ कहते कहते रुक गए थे, शायद पूरी तरह से हम आपकी बात नहीं सुन पाए, हमारे दर्शक नहीं सुन पाए, लेकिन जितना सुने उस पर तो हमने पूरी एक डिबेट, एक राउंड की डिबेट तो कर ली, लेकिन अब आप पूरी बात कहिए। ये आपने कहा शांति क्यों नहीं हो रही, मैंने कहा शांति कैसे होगी जब भी इन अपराधियों के साथ, इस वृत्ति के साथ, इस मनोवृत्ति के साथ जब राजनीतिक दल और राजनीतिक दल के नेता खड़े हो जाते हैं, जैसे यहाँ की घटना हुई कि समाजवादी पार्टी, समाजवादी पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी इनके साथ खड़ी हो गई, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हो गए, इनके सांसद खड़े हो गए, इनके विधायक खड़े हो गए, और कैसे इन लोगों के नाम भी उसमें आए और उनके खिलाफ FIR भी ला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक नहीं लगाई है। और अभी प्रियंका जी बहुत अच्छी बात करी थी। प्रियंका जी कह रही थी पूरा का पूरा इलाका, संभल का इलाका हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश का इलाका हो, ये ऐसे संवेदनशील इलाके थे। कभी तो पूरा उत्तर प्रदेश ही संवेदनशील था। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद थे, पूरा उत्तर प्रदेश अति संवेदनशील नहीं, अति संवेदनशील हो गया था। और क्या हो जाए देवेंद्र जी, जिस राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री किसी जिले में इसलिए नहीं जाते थे कि वहां चले जाएंगे तो कुर्सी चली जाएगी। उत्तर प्रदेश का एक जनपद नोएडा, गौतम बुद्ध नगर होता था, मुख्यमंत्री जाते नहीं थे, डर से नहीं जाते थे, इतना सुकून मानते थे कि अगर गौतम बुद्ध नगर चले जाएंगे तो उनकी कुर्सी चली जाएगी, अगर बिजनौर चले जाएंगे तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। तो इस मानसिकता के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में होंगे तो बताइए उत्तर प्रदेश का कैसे भला होगा। और आज उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अपनी पहली यात्रा नोएडा में की। उन्होंने कहा कुर्सी कल जानी है तो आज चली जाए, लेकिन हम किसी भी जिले के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। आज चाहे जो भी जनपद है, आज उन सारे जनपदों के हालात बदले हैं और बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ पार्टियां हैं, नाम लेने में मुझे तकलीफ नहीं है, उसमें समाजवादी पार्टी है, उसमें कांग्रेस पार्टी है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जो सिर्फ इनको वोट बैंक के रूप में देखती है। अभी कुदरती में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की वहां पर ऐतिहासिक विजय करी गई है, उसी की घबराहट है। ये तो जिसको हम अपना वोट बैंक समझ रहे थे, वोट बैंक भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। ये हड़बड़ाहट अक्सर दिखाता है। और देवेंद्र जी यही मानसिकता समाज, मतलब आप ये मानते हैं कि संभल में जो हिंसा हुई है उसके पीछे समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, और अभी भी अगर जो अशांति यानी कि तनावपूर्ण शांति जो अभी बनी हुई है उसके पीछे भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? कारण क्या है कि जैसे सांसद का नाम लिया जाएगा तो उनको वहां से खाली कितने देर हो जाए और कहा था कि आपके यहाँ शांति भंग हो सकती है, उसके बाद भी उन्होंने क्या किया। और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जैसे रविंद्र जी कह रहे थे कि देखिए समाजवादी पार्टी को क्या दिक्कत हो गई है कि अदालत के आदेश का जो इनके हिसाब से होगा वो तो मीठा पीठा गट, और जो इनके हिसाब से नहीं होगा कड़वा, उसको कड़वा कर
ये स्थिति है। अभी डीवाई चंद्रचूड़ के बयान से बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि नहीं सर्वे हो सकता है, अगर उसको पलट दिया जाना चाहिए। इनके नेता रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं कि छोटी छोटी अदालतें जो है पता नहीं देश को कहाँ लेके चली जाएंगी। जब आपको किसी भी संवैधानिक संस्था पे आपका विश्वास नहीं रह जाता है, वो चाहे पुलिस पर हो, वो चाहे प्रशासन पर हो, वो चाहे चुनाव पर हो, चुनाव आयोग पर हो, ईवीएम पर हो, अब तो स्थिति आ गई। नहीं तो ये तो अदालत वाली जो बात है, अगर जो छोटी छोटी अदालतें हों चाहे बड़ी बड़ी अदालतें हों, अदालत पे प्रश्न खड़ा करना तो ये अदालत पे प्रश्न खड़ा करने का अधिकार तो किसी को नहीं है। रविंद्र जी, लेकिन रामगोपाल यादव जी कह क्या रहे हैं? उन्होंने तो यही कहा ना, अदालत ने जी रविंद्र जी, अदालत ने मतलब कि सुप्रीम अदालत ने कहा उत्तर प्रदेश में अराजक की स्थिति है, जंगल राज है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना अवमानना याचिका दिए उत्तर प्रदेश की सरकार सुनवाई नहीं करती है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने बता दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार अराजक है। इससे ज्यादा बड़ा मेडल नहीं चाहिए। ऐसे ही टिप्पणी माननीय हाई कोर्ट ने भी किया हुआ है, इलाहाबाद की खंडपीठ ने। अब इन लोगों ने बोला कि नाम आए हैं बहुत सारे उपद्रवियों के और एफआईआर हुई है। दंगे 4 अपराधों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नाम आया। 20,000 अपराधियों का नाम आया जिन पर से मुकदमे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वापस कर लिए दंगाइयों के। मेरठ में दंगा हुआ, उसकी चार्जशीट नहीं लाने दिया, फर्जी चार्जशीट दाखिल कर दिया। बिसाड़ा में दंगा हुआ, संगीत सोम पेनलाइज हुए। सियाना में दंगा हुआ, विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता पेनलाइज हुआ। कासगंज में हुआ, विश्व हिंदू परिषद का दंगा पेनलाइज हुआ। मुजफ्फरनगर में हुआ, भारतीय जनता पार्टी का विधायक को सजा हो गई। मोहन मुडेरा में दंगा हुआ, भारतीय जनता पार्टी का विधायक अतुल सिंह को 5 साल की सजा हुई और 5 साल की सजा के बावजूद उसको गो सेवा आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये है गुंडों और दंगाइयों की सरकार। फिर उसके बाद पचरुखिया में दंगा हुआ, मुख्यमंत्री जी का नाम। पकिरा में दंगा हुआ, मुख्यमंत्री जी का नाम। मऊ में दंगा हुआ, मुख्यमंत्री जी के संगठन का नाम। गोरखपुर में दंगा हुआ, मुख्यमंत्री जी का नाम। दंगाई कौन है? ये सारे दंगे ज्यादातर हमारे टाइम में हुए थे या बसपा के टाइम में हुए थे। हमारे टाइम में होते थे दंगे, यही कराते थे और इनको सजा भी दिलाने का काम हमने किया हुआ है। ठीक है, काफी जगहों पे इनको सजा भी मिली हुई है। दंगाई चरित्र ये खुद स्वयं भी जानते हैं, दूसरे को जानने की आवश्यकता नहीं है। आपने एक लंबी फेहरिस्त गिना दी। जी दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, समय कम है, प्रियंका शुक्ला जी के पास भी जाना। देवेंद्र जी हमारे कहने पे, रविंद्र जी के कहने पे पता नहीं आप किस पर भरोसा करें, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि 13 में इनकी सरकार थी, देश में 479 दंगे हुए थे, जिसमें से 93 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे समाजवादी पार्टी के साथ। कोई जनपद नहीं छूटा था जहां दंगे न हो। ये बैठ के बता रहे हैं कि इनके खिलाफ अपराध है, इनके खिलाफ अपराध है, इनके खिलाफ। अभी तो जब अपराधियों पर कार्रवाई हुई, जब अपराधी जमीन हुए, उनकी कब्र से फतिहा पढ़ने का काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। अभी जो अयोध्या में घटना हुई, दंगे, हिंसा, ठीक है, नहीं ये गिनाने से काम नहीं चलेगा, गिनाने से काम नहीं चलेगा। हम जी बिल्कुल, हम भी इस पचड़े में नहीं जाना चाहते हैं, समय भी कम है। दिनेश जी माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति 13 से पहले थी, आज उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हो रहा था। बिल्कुल ये है, योगी जी की पहला कार्यकाल इसमें शांतिपूर्वक से जीत गया, तो कोई दंगा नहीं हुआ। जी प्रियंका शुक्ला जी, ठीक है। और संभल में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, संभल में जिन दुर्घटनाएं हुई, मैंने फिर से कहा सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी दंगाई के खिलाफ कार्रवाई से रोक नहीं लगाएंगे। और प्रियंका के लिए चलिए ठीक है, दंगे की बात हो रही है, हिंसा की बात हो रही है, और दोनों पार्टियां, हम समझ गए, हमारे दर्शक भी समझ गए हैं, दोनों पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। प्रियंका शुक्ला जी माफ कीजिएगा, प्रियंका शुक्ला जी सवाल यहां पर यह है कि हिंसा होती है, दंगे होते हैं, हमें यह नहीं लगता कि जो नेता होते हैं, चाहे किसी पार्टी के हों, सपा के हों, बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, ये घायल नहीं होते, इनको अवैध असलहे से गोली नहीं लगती, लेकिन दोषी हो जाते हैं बाद में, उन पे एफआईआर दर्ज हो जाती है। आखिर इनको अगर जो दंगे भड़काते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, तो
और इस तरह की बातें करते हैं, तो ये लोग सुनते क्यों हैं जो दंगा करते हैं? खुद अगर जो करना है, जैसे आप जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं उस तरह से जाके अगर जो दंगा भड़काना है तो करिए, भड़का क्यों रहे हैं आप? करिए। बीजेपी लड़े, सपा लड़े, कांग्रेस लड़े, और भी तमाम जो पार्टियां हैं आपस में लड़िए आप लोग। जनता क्यों जाती है हमारे समझ में नहीं आता, जरा समझाइए जी। प्रियंका शुक्ला जी। देखिए, ये जो आपसी एक दूसरे के ऊपर आक्षेप हैं, पहले तो मैं इनको ही कहना चाहूंगी चीजों को कि ये बीजेपी ने कराया या सपा ने या कांग्रेस या बसपा के समय क्या हुआ। बात ये है कि आम जनता और लोग जो पिस रही है, और ये मुद्दा केवल इतने दिन से सिर्फ संभल कोई जो है आजीविका का जो नौजवान है उनका मुद्दा नहीं है, कोई और मुद्दे नहीं है समाज में, क्या केवल संभल की है। तो ये मुद्दे बार बार आकर के हमारी जो एक लाइन है, जो जिस लोकतंत्र में ये चुनाव करके आते हैं नेता, चाहे सपा के सांसद हो या विधायक हो या जो भी सरकार आती है, क्या इन्हीं मुद्दों के लिए आती है कि यहाँ से दंगा शुरू हो गया, वहां से दंगा, तो इन पर डिबेट हो रही है, और कैसे हुआ, कहाँ हुआ, और इन्हीं पे आक्षेप कर रहे हैं ये लोग। मेन प्रॉब्लम ये है कि वहां की आम जनता से जाके पूछो तो वो यही कहेगा कि आम जनता को पता ही नहीं होगा हुआ कैसे। ये कुछ लेकिन आम जनता ही इसमें आती है आगे, नहीं है प्रियंका जी, आम जनता ही इसमें आ जाती है आगे। आम जनता ही, आम युवक ही मर जाता है, उसके परिवार का कोई नहीं होता है। कम से कम ये बातें आम जनता को सोचनी चाहिए। बिल्कुल वो वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आम जनता ही पिसती है जी। आपने बिल्कुल सही कहा था देवेंद्र जी कि ना तो कोई नेता पे गोली चलती है, ना नेता के बच्चे के साथ कुछ होता है, ना किसी और के साथ बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति, सिर्फ और सिर्फ आम जनता जो है पिस रही है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आम जनता का, लेकिन क्यों पिस रही है, क्यों ऐसे दंगे भड़काए गए कि लोगों को ये लगा कि हमारी मस्जिद तोड़ रहे या हमारे मंदिर, हमारा यहाँ मंदिर है, ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा कब तक राजनीतिक मुद्दा बना रहेगा, ये समझ में नहीं आ रहा। राजनीति का मुद्दा, ये मुद्दा जो पूरी भारत की राजनीति का है, मुझे लगता है कि पिछले 2014 के बाद से सिर्फ राजनीति मंदिर और मस्जिद के मुद्दों पे आके सिमट के रह गई है, उसके अलावा कोई बात ही नहीं है। उसके अलावा कहीं कोई सौहार्द का विषय नहीं। पहले भी स्थितियां रही है, ठीक है, स्थितियां हुआ करती थी, लेकिन लगातार इन्हीं मुद्दों को लेकर राम जन्मभूमि क्लियर हो गई, उसके बाद लगातार ज्ञान व्यापी की स्थितियां आई और चीजें भी सामने आ रही हैं। तो देखिए, अटल जी ने बड़ी अच्छी सी बात कही है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, इसका कंकड़ शंकर है और इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। तो देखिए, ये हिंदुत्व का राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, तो यहाँ जहाँ भी खोदोगे शंकर निकलेगा, हर कंकड़ में शंकर है। तो ये लड़ाई का मुद्दा पहले तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन सिस्टम में सरकार भी इसको एक्सेप्ट करे और जो विपक्ष है वो भी एक्सेप्ट करे कि हाँ भाई ये चीजें हैं। हिंदू मुस्लिम बना करके इसको मुद्दा बना करके वोट बैंक का बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल प्रियंका शुक्ला जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। लेकिन समय की अपनी जी, हम लोग समय के अंदर ही बंधे हुए हैं, उसकी अपनी पाबंदियां हैं, समय और नहीं है कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखिए, संभल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या हुआ आगे, अब इस पर क्या होगा, जो सर्वे रिपोर्ट है वो आगे पेश होगी, कब पेश होगी, सर्वे में क्या है, ये तमाम प्रश्न हैं जो दिमागों में उमड़ते घुमड़ते रहेंगे। लेकिन ये जो काम हो रहा है ना, ये संविधान सम्मत हो रहा है। चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो या कोई भी स्थानीय नेता हो, अगर आपसे ये कहते हैं कि सर्वेयर आ रहे हैं, और तो सर्वेयर आ रहे हैं तो कोर्ट ने भेजा है, ये समझ रखनी होगी आपको कि अगर जो कोर्ट कर रहा है तो संविधान सम्मत कर रहा होगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो उस पर कोर्ट का ही रुख कीजिए, दरवाजा खटखटाइए। ये एक साथ एकत्र होकर, और अगर आप प्रशासन से लड़ेंगे, शासन से लड़ेंगे तो कैसे होगा? ये तो अराजक की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सपा के नेता जो भी ये बातें कह रहे हैं कि हाँ वहां पर जय श्री राम के नारे लगे थे, कभी उन्होंने ये बात नहीं कही, किसी राजनेता ने यह बात नहीं कही
कि संविधान सम्मत अगर जो वहां काम हो रहा था तो यहां पर इतनी भारी संख्या में लोगों को नहीं जुटना चाहिए था। अगर जो श्री राम के जय श्री राम के नारे लगा रहे थे आप संतोष रखते और उन पर कार्रवाई कराने की बात करते, वो वीडियो ला करके देते कोर्ट को और उनको पाबंद कराते, तो कोर्ट पे विश्वास रखिए, न्यायपालिका पर विश्वास रखिए, किसी के बहकावे में ना आइए। जैसा कि हमारी राजनीतिक विश्लेषक प्रियंका शुक्ला जी ने कहा कि किसी नेता को गोली नहीं लगती, किसी बड़े नेता के बच्चे दंगा में शामिल नहीं होते। क्यों? वो विदेश में पढ़ते हैं, अपने उज्जवल भविष्य, अपना भविष्य बनाते हैं, और आप लोग आपस में मंदिर मस्जिद करके झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं। 4 लोगों की मौत हो गई, उनके बीवी बच्चों का क्या होगा? क्या आपने सोचा है कि आज हम अगर किसी के बहकावे में आकर के दंगा करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं और उसके बाद उसका फल, उसका परिणाम हमारे पीछे जो पलने वाले हैं उनको चुकाना पड़ता है? तो जो संविधान सम्मत कार्रवाई हो रही है उसे करने दीजिए, जो बोल रहा है उसे बोलने दीजिए, अपने विकास की तरफ रुख कीजिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।